राहुल गांधी 3 कैटेगरी की बात करते हैं, स्टूडेंट, इडियट, अंधभक्त। नाम लेके तो राहुल गांधी ने किसी को इडियट बोला नहीं। सर, इस तमाम शोर शराबे में एक चीज जो दब गई वो थी कि एंटी पेपर लीक बिल में संशोधन है। ये आपने एनटीए की कार्यप्रणाली पे कोई बात की क्या? सिस्टमिक अमेंडमेंट पे कोई बात की क्या आपने? जी नहीं, आपने नहीं की है। तो माफ करिए, ये एंटी पेपर लीक बिल तो नहीं है। और सर, मुद्दे के साथ साथ सदन से नेता भी गायब हो रहे हैं। मैंने देखा बाकायदा प्लेकार्ड और बोर्ड लेकर के पूछा जा रहा है अमित शाह कहाँ है। अमित शाह, वेयर इज ही? राघव चड्ढा पूरे जनजी आंदोलन में गायब रहे और अब उन्होंने कहा है कि मैं जब विपक्ष में था मेरा काम सवाल पूछना था, अब मेरा काम सॉल्यूशन देना है। सवाल आप इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि सवाल पूछने की औकात नहीं है। इस समय बजरंग दल के लोग लड़कियों के डिटेल्स निकाल रहे हैं, ट्विटर पे खुलेआम पूछ रहे हैं कि इसके बारे में बताओ। लड़कियां जिनकी वीडियोस रही हैं उनकी फोटोज डालकर ये लोगों को खुली छूट किसने दे दी? नमस्कार दोस्तों, सदन की कार्यवाही चल रही है और संसद में जब कार्यवाही चलती है तो कार्य से ज्यादा बवाल की तस्वीरें बाहर आती हैं। सर, बेकार की बातें ज्यादा होती हैं। आजकल भाजपा भाषा की ठेकेदार पहरेदार बनी हुई है, तो राहुल गांधी की भाषा पे उन्होंने सवाल उठाया है। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी 3 कैटेगरी की बात करते हैं, स्टूडेंट, इडियट, अंधभक्त। और वो कहते हैं जो किसी की भी नहीं सुनता वो इडियट है, और ऐसा उनको किसी छात्र ने कहा था। भाजपा ने कहा तुमने प्रधानमंत्री को इडियट कहा है, तो अब राहुल गांधी ने इडियट क्यों इस तरह से कह दिया? और गलत बात है सदन में। वो मुझे एक चुटकुला याद आता है कि चुटकुला याद क्या आ रहा है, मतलब बचपन में मैंने काफ़ी सुना था, कॉलेज के टाइम में भी काफ़ी सुना था कि किसी को ऐसे ही चोर कहा गया कि प्रधानमंत्री चोर है टाइप लगा लीजिए। सज़ा मुकर्रर करने के लिए अदालत बैठी, जज साहब ने कहा कि तुमने यार हमारे प्रधानमंत्री को चोर बोला, ये गलत बात है। उन्होंने कहा नहीं सर, मैंने बोला प्रधानमंत्री चोर है। कौन सा प्रधानमंत्री चोर है ये मैंने नहीं बोला, मैं तो कह रहा था पाकिस्तानी प्रधानमंत्री चोर। तो जज बाद में जाके बोलते हैं हमें नहीं पता कि कौन सा प्रधानमंत्री चोर है। तो इस चुटकुले का रेप्लिकेशन क्या संसद भवन में हो रहा था वो मैं समझ नहीं पाया। नाम लेके तो राहुल गांधी ने किसी को इडियट बोला नहीं। और हालांकि ठीक है, संसद के अंदर थे तो शब्द रख सकते थे ठीक, और ठीक शब्द क्या रखे जाएं। दानिश अली को इसी सदन के अंदर रमेश बिधूड़ी ने पता नहीं क्या क्या बोला है। वो लोग बीप नहीं करते, हम लोग तो बीप कर ही दें। तो इसी सदन के अंदर ये सब बातें हो रही थी। इसी सदन के अंदर औरतों के बारे में किस तरीके के बयानात भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं वो हमने सुना। राहुल गांधी आपने सीधा बता ही दिया है कि 3 कैटेगरीज का जिक्र कर रहे थे। एक स्टूडेंट्स, जो सीकिंग होती है, जिसके अंदर तालिबे इल्म जो होता है, जहाँ से तालिबान आया है, बहरहाल इससे भी लोग जो है ऑफेंडेड हो जाएंगे। तो जिनमें तलब होती है कोई चीज़ सीखने की, वो स्टूडेंट होता है। वो सवाल पूछता है, उसे जवाब चाहिए, वो क्यूरियस होता है, वो अपने राइट्स के लिए सजग होता है। ये तो होते हैं स्टूडेंट्स, है ना, जो डिमांड करते हैं, जो सड़कों पे आ जाते हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं। और ये स्टूडेंट्स केवल वो नहीं, पढ़ने वाले नहीं हैं, ये कोई भी हो सकता है। सीखने की तलब किसी के अंदर भी हो सकती है। कोई बहुत बड़ा पत्रकार हो, स्टेब्लिश्ड हो, लेकिन वो स्टूडेंट तो हमेशा ही रहता है। और बड़े बड़े लोगों से, गिरिजा देवी बहुत बड़ी गायिका रही, और मैं 87 साल की उनकी उम्र थी जब मैं उनके एक प्रोग्राम में गया, और क्या आवाज़, ज़बरदस्त आवाज़ थी उनकी। उन्होंने बोला कि अब जब महसूस होता है कि कुछ सीखूं तब उम्र ही नहीं बची। तो वो 87 साल की उम्र। तो स्टूडेंट तो लोग 87 साल की उम्र में भी हो सकते हैं, बहुत महानता को प्राप्त करने के बावजूद वो सब स्टूडेंट होते हैं। दूसरे होते हैं इडियट्स। राहुल गांधी को, जैसा कि एक स्टूडेंट ने कहा, राहुल गांधी ने कहा भाई ये कुछ लोग होते हैं जो सुनते ही नहीं हैं, एरोगेंट होते हैं, आपकी किसी डिमांड पे ध्यान नहीं देते हैं। मतलब उनको कुछ दिख नहीं रहा होता, उनको लगता है हम ही भगवान हैं, हमको पता नहीं है कौन नहीं सुन रहा है। ठीक है। तो ऐसे को क्या कहोगे? तो स्टूडेंट ने कहा, इडियट कहेंगे। अब मुझे लगता है कि जिन लोगों ने आपत्ति जताई उन लोगों ने देखा हो कि कौन अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कह रहा था, किसको पूरी मीडिया जो है वो भगवान साबित करने में लगी हुई थी, किसको निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि वो सवालों से परे हैं। तो सवालों से परे तो हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से धर्म ही है और ईश्वर ही है। वो है ना कि ये अति प्रश्न है, इससे पूछोगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा, ये गार्गी है ना। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने वहाँ से कुछ रिड्यूस किया हो और माफ़ी मांगने के लिए कहा हो राहुल गांधी को। राहुल गांधी जाने, राहुल गांधी काम जाने, माफ़ी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। लेकिन ठीक बात है, जो एरोगेंट होता है, जो चारों तरफ नजरें नहीं घुमाता, जिसके अंदर संवेदनशीलता की रत्ती भर झलक आपको नहीं दिखेगी, और जो अपने आप को ईश्वर समझा बैठा हुआ है, जो अपने आप को सवालों से परे मानता हो, वो मूर्ख ही होगा।
वो इडियट ही होगा, वो स्टूपिड ही होगा। अब जो है वो इस बात को समझे। राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी है ना मांगनी, वो राहुल गांधी का मसला है। अंधभक्त उन्होंने बोला कि जो लोग इनको फॉलो करते हैं ऐसे लोगों को, वो अंधभक्त होते हैं। मुझे लगता है इसमें भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चली कि आप वोटर्स को जो है अलूफ नहीं कर सकते, वोटर्स को अपने आप से डिस्टेंस नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी ऐसा कर सकते हैं, तो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी होता है बहुत ये सारे हमारे लोगों का। आपके बीच के तो लोग हैं ना, हाँ। जो अंधभक्त बने भी हैं बहुत सारे, और उसमें रोल रहा है, टीवी का रोल रहा है, भाषणों का रोल रहा है। एग्जैक्टली लेकिन जो विक्टिमाइज हो गया और उसके बाद चीजों को खुलने के बाद भी वो क्लियर नहीं होता है, तो वो फिर अंधभक्त है। और उसे कॉल आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भैया तू तो खत्म हो लिया है, तू समझना ही नहीं बेसिकली वो चाहता अपने है। जहर के लिए पावर से अटैच हो गया है। जो हाँ। उसके अंदर मुसलमानों के लिए जहर है, वो एक पार्टी के साथ जो सरकार में सत्ता में जुड़ेंगे, उनके फॉलोअर बनेंगे, तो हमारे ऊपर आंच नहीं वो ना आएगी। एक स्यूडो सेंस ऑफ पावर उसे मिल रहा है वहां पे कि उसे मान लीजिए मुसलमानों से नफरत थी, ठीक है, या उसे जो लोग तार्किक बात कर रहे हैं उनसे नफरत थी, जो लोग उसे बताते हैं नहीं यार गणेश की मूर्ति जो है दूध नहीं पी सकती, उसे उससे जिन लोगों को दिक्कत थी, जो लोग कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उसे जिससे दिक्कत थी, उन तमाम लोगों को एक दुश्मन के तरीके से चित्रित किया गया और उन तमाम लोगों के खिलाफ आपको एक सेंस ऑफ पावर दिया गया, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट दिया गया। अब आपको पता है कि यार दिक्कत अलग है, दिक्कत ये नहीं केवल अब्दुल टाइट हो रहा है, क्योंकि पुलिस ब्रुटैलिटी में लाठी तो हमारे हिंदू के बच्चों को भी पड़ी है। वो लोग भी सोच रहे होंगे, उनको भी पता हो रहा होगा कि ये पेपर लीक के बाद जो सुसाइड्स हुई हैं उसमें केवल अब्दुल टाइट नहीं हुआ है, ठीक है। उन्हें भी दिख रहा होगा कि जो स्कूल्स आप बंद कर रहे हैं इससे केवल अब्दुल के शिक्षा पे असर नहीं पड़ रहा है, महंगाई की दिक्कत जो है केवल अब्दुल के घर में नहीं, अब उनको पता भी पड़ रहा होगा, लेकिन वो सेंस ऑफ स्यूडो पावर जो है ना, तो एनकाउंटर भी केवल अब्दुल का नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली ना, तो वो अच्छा ये सारी चीजें उनको लोगों को दिख रही हैं, लेकिन सेंस ऑफ स्यूडो पावर जो है वो उनको इस चीज को मानने को नहीं देता है कि भाई हम इसको खिलाफ कुछ बोलें। तो ऐसे लोग अंधभक्त हैं, उनको कॉल आउट करने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। सर, इस तमाम शोर शराबे में एक चीज जो दब गई वो थी कि एंटी पेपर लीक बिल में संशोधन है, ये उस पर चर्चा हो रही थी। एंटी पेपर लीक बिल तो 2024 में आ गया था, अब इतना हंगामा हुआ, शिक्षा मंत्री बदले जाते हैं, तो इस समय फिर संशोधन किया जा रहा है। क्या संशोधन की जरूरत थी और क्या पिछला वाला इतना वीक था जिसकी वजह से नहीं रुक पा रहे थे पेपर लीक जो थे? और अगर जरूरत थी, ठीक है, नए संशोधन की, तो पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया? और दूसरी बात ये भी तो है ना कि क्या यही एनफ है? आप कानून पे कानून लेकर के आते रहिए, मसला इंप्लीमेंटेशन का भी होता है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी कैसी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। तो क्या ये केवल आग बुझाने की, लोगों को शांत कराने की कोशिश है? डिड वी रियली नीड इट, या फिर मसला इन सब के परे भी कुछ और हो सकता है? अब बहुत सारी चीजें बीती राजनीतिक चीजें जब देखेंगे, घटनाक्रम आप देखेंगे ना, तो सरकार को बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है कि लोग कैसे इसको ग्रहण करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत कुछ सोच भी रही है। आपके पास संख्या बल है, आप कोई भी कानून पास करवा सकते हैं, वही हुआ। विपक्ष लगातार विरोध करता रहा, लेकिन कानून ये बन गया। इसका नाम देखिए क्या है, एंटी पेपर लीक बिल। इसके सिनॉप्सिस जब आप देखें, की पॉइंट्स जब आप देखेंगे, तो ये है कि अगर पेपर लीक हो जाता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो जाएंगी, पेनल्टी जो है वो हम बढ़ा देंगे, कारावास की अवधि जो है वो हम 5 से 10 साल कर देंगे, ये सब कुछ है। ये सब कुछ कब हो रहा है निवेदिता? पेपर लीक होने के बाद जी। पेपर लीक होने से पहले आप क्या कर रहे हैं? पेपर लीक होगा उसके बाद ही तो सजा देंगे ना आप, बिना पेपर लीक के तो सजा देंगे नहीं। तो सरकार, मुझे तो लगता है अगर आप इसको इस तरीके से सोचें इस एस्पेक्ट में, तो सरकार ये मान के बैठी है, देखो भाई पेपर लीक होगा, और पेपर लीक होने के बाद सजा हम दे दें, हम इसके लिए कानून लेके आ रहे हैं और उसको हम और कठोर कर रहे हैं और स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। भाई आपने सजाएं तो बढ़ाई है ना, आपने यही तो कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट आ जाएगा, 5 साल से ज्यादा 10 साल कारावास हो जाएगा, पेनल्टी का जो अमाउंट है वो आपने बढ़ा दिया। ये सब तब होगा जब पेपर लीक हो जाएगा। हाँ। तो पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो हाउ कैन दिस बी टर्म्ड एज एंटी पेपर लीक बिल? आपने एनटीए की कार्यप्रणाली पे कोई बात की क्या? सिस्टमिक अमेंडमेंट पे कोई बात की क्या? आपने व्यवस्थागत सुधार की कोई बात आपने की? जी नहीं, आपने नहीं की है। तो माफ करिए, ये एंटी पेपर लीक बिल तो नहीं है। और इसमें जो बातें भी हुई, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब फास्ट ट्रैक कोर्ट का पहला दिन था, वकील ही नहीं पहुंचे थे सरकारी। एग्जैक्ट, मतलब वही ना, आपने कोर्ट बना दिया, अब कोर्ट की कार्यप्रणाली कैसे रहेगी? वो तो हम सब, कितने मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं हम सबको पता है, वकील पहुंच नहीं रहा है। वो न्याय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये तो फिर बात की बात है। मैं तो पहले ये कह रहा हूं, ये पेपर लीक के ऊपर आप कानून बना रहे हैं जिसमें आप ये मान बैठे हैं कि पेपर लीक तो होगा, उसके बाद हम सजा को स्ट्रिक्ट करेंगे। तो एंटी पेपर लीक बिल इसे कहना बहुत बड़ी मतलब मूर्खता ही है।
इडियोटिसिटी या स्टुपिडिटी। अभी आज जब हम बात कर रहे हैं, एक और पेपर लीक की खबर आ चुकी है कि एग्जाम पेपर उड़ीसा में व्हाट्सएप पे जी। मिला है, लोगों को बांटा गया है। यानी कि रुक तो नहीं रहा है, ये बस है, कहा जाता है कि दुर्घटना से सावधानी भली यहाँ पे है कि हाँ चलो दुर्घटना हो जाने दो, फिर संभाल लेंगे बाद फिर में। देखेंगे। अच्छा, पहले भी ये कानून था, आपने अमेंडमेंट किया, आपने स्ट्रिक्ट कर दिए और प्रावधानों को। 2024 में मेरे हिसाब से जी। पेरेंट एक्ट जो है वो आया था इसका। कितना कन्विक्शन हो गया? हम्म 2024 में भी नीट का बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ था ना यार, और उसके बाद भी कई सारे एग्जामों का पेपर लीक, कन्विक्शन कितना हुआ है? तो आप ट्रैक रिकॉर्ड के साथ भी आइए कि तो क्या इसलिए कन्विक्शन नहीं हुआ कि मान लीजिए उसमें, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं कि पिछले कानून में मान के चलते कि 6 महीने की सजा थी, इस कानून में कह दिया कि भाई 1 साल की सजा हो, तो 1 साल की सजा है तो आप कन्विक्शन हो जाएगी, 6 महीने की सजा थी तो कन्विक्शन नहीं होती? ये तो नहीं हो सकता है, ये तो लॉजिकल रीजनिंग ही नहीं है। तो कन्विक्शन हुई क्यों नहीं? इसका मतलब कोई सिस्टमिक फ्लॉ उसमें था। आपने उस सिस्टमिक फ्लॉ को सुधारा क्या? पेपर लीक होते रहे, उस सिस्टमिक फ्लॉ को आपने एड्रेस किया क्या? आप एड्रेस ही नहीं कर रहे। तो उसका एक रीजन और भी है ना सर, इस आंदोलन से पहले जो पकड़े गए थे लोग पेपर लीक कराने वाले, वो भारतीय जनता पार्टी में पद पे थे। राजस्थान से जो पकड़े गए थे, दिनेश जिनका नाम था। हाँ, तो पद वाले लोगों को इस्तीफा भी देना पड़ रहा है, इस आंदोलन के बाद ये बदला है, तो पद पे बैठे लोग जो हैं उनको सजा भी मिलेगी, ये भी शायद बदलेगा। बीजेपी सरकार नहीं है, सरकार खुद ये बात शायद समझेगी। आंदोलनों से यही सब बदलाव आते हैं, हम तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि ये बदलाव आए। और सर मुद्दे के साथ साथ सदन से नेता भी गायब हो रहे हैं। मैंने देखा बकायदा प्लेकार्ड और बोर्ड लेकर के पूछा जा रहा है अमित शाह कहाँ है, अमित शाह वेयर इज ही? इस समय जब बच्चों पे लाठियां चली हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्बरता की है, और दूसरा पक्ष भी देखें तो सिक्योरिटी फोर्सेस कह रहे, पुलिस वाले कह रहे कि हमारे साथ भी बदतमीजी हुई है या फिर हमारे साथ मारपीट हुई है, उनके घर वाले आकर के कह रहे हैं। इस समय में गृह मंत्री का सदन में ना होना, लोग पूछ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि अरे आप हैं कहाँ? सैक अमित शाह की भी बात हो ही रही है इसके बाद से, वेयर इज ही, व्हाट इज ही डूइंग? राहुल गांधी ने सैक अमित शाह का हैशटैग जो है वो भी फ्लोट किया है, और आपने वो कंप्लीट कर ही दी बात। ब्रुटैलिटी की बात हो रही है, जिस तरीके से पुलिस ने प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश किया, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक्शन लिए, उसकी बहुत आलोचना हुई। आज मैं देख रहा था पुलिस वालों के परिवार वाले भी सामने आए, जो पुलिस वाले घायल हुए हैं, जिनको चोटें पहुंची है वो लोग। तो भाई पुलिस फोर्स को चोट लगी है और पुलिस फोर्स ने चोट दी है, दोनों ही चीजों में पुलिस फोर्स है ना। और दिल्ली पुलिस की बात हो रही है, ये दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आता है, आरएएफ वहां पे डिप्लॉयड थी, जिसके ऊपर मतलब फिजिकल असॉल्ट से सेक्सुअल असॉल्ट तक की बात चली, पैलेट गन चली, रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करते हैं। एक ट्रक है जो आप लोगों ने सीज किया था, जो अवधेश की रिपोर्ट है न्यूज लॉन्ड्री की, और वो ट्रक जो है वो आपको जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट के पास मिलता है। तो एक बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसी की बात भी चल रही है, कॉन्स्पिरेसी। इन सब के केंद्र में गृह मंत्रालय है, और इन सब गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह जी के पास है। तो अमित शाह के लिए इससे बड़ा समय तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, जवाबदेही का, कि आप सदन के अंदर रहें। भाई जिन लोगों ने पुलिस वालों, छोड़ दीजिए आपको छात्रों की फिक्र नहीं है, जिन लोगों ने पुलिस वालों को मारा उन्हीं के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए आ जाते, पर आते तो सही, मुद्दा तो आपका है ना भाई साहब, आप आ क्यों नहीं रहे हैं? तो क्या अमित शाह डिलिमिटेशन की तैयारियों में व्यस्त है, या फिर अमित शाह इस धर्म संकट में फंस गए हैं? धर्म संकट क्या, दो मैं बताता हूं चीजें, दो चीजें हो सकती है। एक जो बयान आया सरकार की तरफ से कि भाई पैलेट गन मतलब लाठीचार्ज का आदेश जो है वो मजिस्ट्रियल पैलेट गन के लिए भी पैलेट गन के लिए भी यही बोला कि गृह मंत्री ने थोड़ी ना दिया था, वो तो मजिस्ट्रेट देता है, ये भारत सरकार की तरफ से बोला, मजिस्ट्रियल पावर है, मजिस्ट्रियल ऑर्डर है। अब मामला ये है कि मान लीजिए किसी भी कंपनी का बॉस अलग अलग डिपार्टमेंट रखता है, अलग अलग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी रहती है कि ये सब चीजें मतलब कैसे कौन सा काम होगा, एसओपीज होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बॉस तो सारे फैसले नहीं लेगा, डिपार्टमेंट के एक बंदे ने फैसला ले लिया, लेकिन वो बॉस तो बड़ा नाकाबिल है ना, अगर उसको पता ही नहीं है कि मेरे डिपार्टमेंट में काम हो क्या रहा है। मतलब आपके ऑफिस में बैठकर आपका डिपार्टमेंटल हेड जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट करता रहे और आपको पता ही नहीं है, तो आपको हक है क्या उस कुर्सी पर बैठने रहने की? दूसरी बात, क्या धर्मेंद्र प्रधान पेपर चुरा कर भागे थे? मतलब इसका ना तो कोई सबूत है, ना कोई आशंका है, और ना ही मैं इसकी कोई संभावना व्यक्त कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान ने व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे क्या पेपर सर्कुलेट किया होगा? ऐसा तो नहीं हुआ था। कर तो नीचे के अधिकारी ही रहे थे। भाई ये अधिकारी जो है वो काम करें और बढ़िया से काम करें, इसके लिए आप हैं। तो दो सूरत निकलती है। धर्म संकट की जो मैं बात कर रहा था वो ये निकल, जैसे मान लीजिए अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं बेचारे, रेल का हादसा हो जाता है, अब लोको पायलट चला रहा है ना ट्रेन, अश्विनी वैष्णव थोड़ी चला रहे हैं, और गड्ढा गडकरी थोड़ी ना खोद देते हैं जाकर के। लेकिन अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तो इन्हीं लोगों की है ना।
आप मंत्री हैं, जिम्मेदारी तो आपकी बनेगी। धर्म संकट पे मैं आ जाता हूँ फिर से, वरना ये बात बढ़ती रहेगी। धर्म संकट ये है कि दो स्थितियां पैदा होती हैं निवेदिता। नंबर वन तो ये कि आदेश अमित शाह ने ही दिया हो। अगर आदेश अमित शाह ने दिया हो तो सीधे तौर पर अमित शाह जिम्मेदार हैं और उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश के युवाओं पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, संवैधानिक राइट को एक्सरसाइज कर रहे थे, उनके ऊपर आपने बल प्रयोग का आदेश क्यों दिया। और दिया तो आप बोल दीजिए भाई हमने दिया, वो पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे, फिर अलग तरह के सवाल उठेंगे। दूसरा रास्ता क्या है कि भाई अधिकारी ने दे दिया और हमें पता नहीं है, जो ये कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो भाई साहब तो बड़े इनएफिशिएंट आदमी हैं, आप तो इनकॉम्पिटेंट हैं, आप तो काबिल नहीं है, नाकाबिल हैं। इस स्थिति में जब अधिकारी आपकी मर्जी के बिना या आपकी जानकारी के बिना, आपके अवेयरनेस के बिना लाठीचार्ज कर सकता है, इतनी हिंसा का प्रयोग कर सकता है इस तरह की भीड़ पे, जो आपके छोटे छोटे 20, 21, 22, 23, 24 साल के लड़के या लड़कियां हैं, और जिस तरीके से वो कर सकता है आपको जानकारी, तो आपको हक नहीं है इस कुर्सी पर बैठे रहने का। यू डू नॉट डिजर्व टू बी दी होम मिनिस्टर। तो अब इन दो आंसर्स में से एक आंसर तो आपको देना पड़ेगा, एक पार्ट तो आपको लेना पड़ेगा। एक तीसरी संभावना भी है। तीसरी संभावना ये है कि प्रधानमंत्री जो है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब हेड तो वही है कैबिनेट के, तो वो कह सकते हैं कि भाई अमित शाह भी ना कहें अगर, तो वो कह देंगे कि ऐसा कुछ कर दो। तो क्या आदेश प्रधानमंत्री की तरफ से आया था? मतलब 3 सिनेरियोज हैं, इन तीनों के अलावा कोई और सिनेरियो दिखता नहीं है। तो इन तीनों सिनेरियो में से आप सोच के देखिए अमित शाह क्या जवाब दें। मैंने आदेश दिया था, उनके खिलाफ जाएगा। आदेश अधिकारी ने दिया था, यार मुझे जानकारी नहीं थी, यह भी उनके खिलाफ जाएगा। प्रधानमंत्री ने ओवर रीच करके आदेश दिया, तो क्या भाजपा ये अफोर्ड कर सकती है? तो आंसर्स जो है ना वो 3 ही हैं, ऑप्शंस आपके पास 3 हैं। ऑल दी अबव, नन दी अबव का कोई मौका नहीं है। तो इन तीनों में से एक आंसर, एक जवाब आपको देना पड़ेगा और डिटेल में देना पड़ेगा, सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड जाएंगी ये चीजें। तो शायद इन जवाबों से बचने के लिए ये जो धर्म संकट वाली स्थिति है, चुनूं तो चुनूं क्या, कहूं तो कहूं क्या, करूं तो करूं क्या, वाह मोदी वाह कहने वाली स्थिति अभी बची नहीं है। नहीं, अच्छा आप देखिए ना, पुरानी अगर घटनाएं आप देखिए, जैसे चुनाव वगैरह जब भी रहे थे, तो ये जो इनकॉम्पिटेंस वाली बात है, अमित शाह हो चाहे भाजपा हो, सबको पता है कि अगर एक सवाल फेंक दो और कुछ सवाल ऐसा जिसके आंसर में थोड़ी टेक्निकलिटी हो, तो लोग उस पर नहीं जाएंगे, वो सवाल पकड़ लेंगे। अब जैसे अमित शाह खुद कह रहे हैं कि घुसपैठ ही कैसे आ रहे हैं, अरे गृह मंत्रालय आपका है सर। राहुल गांधी विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, गुप्त विदेश यात्रा पे, पूरे देश को खबर नहीं। अरे क्या बात करते हैं आप, कैसे चले जा रहे हैं? सरकार आपकी। हाँ, तो वो जो है ये इनका एक तरीका है। बाकी आप देखिए सदन के बाहर अमित शाह दिख जा रहे हैं रिपोर्टर, टीवी रिपोर्टरों के साथ हंसी टिटोली करते हुए, लेकिन जवाब देते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसके साथ ही सर एक और व्यक्ति सदन में फाइनली बोला है, हमारे जो पहले जनजी नेता हुआ करते थे राघव चड्ढा, जनजीज के प्रधानमंत्री वो पूरे जनजी आंदोलन में गायब रहे और अब उन्होंने कहा है कि मैं जब विपक्ष में था मेरा काम सवाल पूछना था, अब मेरा काम सॉल्यूशन देना है। तो कितना जस्टिफाइड है इनका ये जवाब? समोसा ज्यादा खा लिया होगा जिसके रेट कम करने की बात कर रहे थे, एसिडिटी हो गई होगी, इसलिए बहुत लेट बोले, और जब बोले तो जो बोले वो उसमें टेस्ट नहीं, रुचिकर नहीं था वो। सॉल्यूशन देने की बात है, सॉल्यूशन क्या है चड्ढा साहब? सॉल्यूशन ही बता देते। तो राघव चड्ढा साहब जहाँ से जहाँ गए हैं और जिस वजह से गए हैं, इसमें बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, अपने आप को उन्होंने बचाया सबसे पहले, और उसके बाद बढ़ाने के लिए कोशिशें की जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर ली तो कर ली। अब तो मुझे लगता है कपिल मिश्रा की तरह खेलें। चड्ढा साहब आम आदमी पार्टी के इकलौते आदमी थोड़ी है जो भाजपा में चले गए हों। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, तमाम पार्टियों के लोग गए हैं, लेकिन कपिल मिश्रा ने जिस तरीके का ट्रांजिशन किया, अब चड्ढा साहब उस तरह का ट्रांजिशन करें। कहें कि पेपर लीक में कोई जिम्मेदारी सरकार की है ही नहीं, और पेपर लीक हो रहा हो तो उसे भी राष्ट्र निर्माण से जोड़ें। चड्ढा साहब को ये चाहिए। चड्ढा साहब सॉल्यूशन वॉल्यूशन सरकार ही नहीं सोच रही, आप कहाँ फंसे हुए हैं। तो मेरा कपिल मिश्रा का याद है ना आपको, सदन के अंदर क्या क्या बोल रहे थे वो, और मानसी स्नूपगेट कांड जो है वो पूरा पढ़ दिए थे, इतना बड़ा पत्रा लेके आए थे। तो शहजाद जी का भी पुराना वायरल हो रहा है। पुराने तो बहुतों के वायरल होंगे, चड्ढा साहब का भी पता नहीं कब क्या वायरल हो। अनुपम खेर के साथ कपिल मिश्रा साहब एक लिट फेस्ट में थे, और अनुपम खेर को उन्होंने जो रेला था मोदी की आलोचना करते हुए, देखने लायक जेनजी की भाषा खराब है। ये तो मिलेनियल है। अब वही कपिल मिश्रा साहब, अब रेला तो ठीक वर्ड है। बाकी मैं सीख रहा हूँ, निवेदिता कई बार बोल चुकी है ये जेनजी आपसे ही सीख रहा हूँ मैं, तो कोई गलत भाषा निकलेगी जिम्मेदारी इनकी है। लेकिन कपिल मिश्रा जब गए तो सब कुछ भूल गए। उन्होंने ये माना कि प्रधानमंत्री जो हैं होंगे शायद नॉन बायोलॉजिकल, एक्ट उसी तरीके करा। तो चड्ढा साहब अब ये छोड़िए, पेपर लीक, समोसा, चटनी सब छोड़ दें। अब तो मान के चलिए कि राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, और इसके अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं है। सवाल आप इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि सवाल पूछने की औकात नहीं है आपकी।
सर इस कहें आप समय कुछ भी। हाँ, ये सारी चीज़ नेताओं से अलग हटा करके एक चीज़ है जिस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। इस समय बजरंग दल के लोग लड़कियों के डिटेल्स निकाल रहे हैं, ट्विटर पे खुलेआम पूछ रहे हैं कि इसके बारे में बताओ, लड़कियाँ जिनकी वीडियोज़ रही हैं, उनकी फ़ोटोज़ डाल करके। और जो रुचिका नाम की लड़की है, उसकी भाषा खराब थी, वो नहीं उस भाषा में बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस तरह से एफआईआर करना, उसका एड्रेस पूरे सोशल मीडिया पे डाल देना, एक बजरंग दल वाले ने तो मुझे भी अभी थ्रेटन किया है कि तुम्हारा वो तोड़ देंगे टाइप का कुछ बोला है उसने, लगवा देंगे हम फ़ोटो यहाँ पे। ये लोगों को खुली छूट किसने दे दी? ये सीपी पे जो बच्चे इनको दिखाई दिए, कह रहे ये प्रोटेस्ट में था, उसको ये पीटने लगते हैं। एक तरफ पुलिस के साथ पुलिस भी एक्शन कर रही है, दूसरी तरफ बजरंग दल को खुली छूट है। और ये जो ऐसे प्रोफाइल्स हैं उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है। ये नेहा बोरा की फोटो डाल करके और लिख रहे हैं कि बजरंग दल इसको भी सबक सिखाओ। खुली छूट इस तरह से कैसे मिल सकती है? ये थ्रेटन कर रहे हैं इनके। मैंने एक पूछा भी कि आपके बाप का देश थोड़ी ना कि हम प्रदर्शन जो बच्चे नहीं कर सकते हैं। लड़कियों के लिए भाजपा छत्तीसगढ़ ने लिखा है कि बाबर की धुन पे नाचने वाली लड़कियां। ये चल क्या रहा है? ये तो प्रॉमिस किए थे कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो लीगल भी कर रहे हैं और इलीगल कार्रवाई भी कर अब रहे हैं। सच बताइए, क्या आपको ये सरप्राइजिंग लग रहा है? नहीं मैं भी तो बट कई इन्होंने सालों प्रॉमिस किया था। और भी- अभी सीजेपी की तरफ से सौरव दास ने कहा है कि अगर कार्रवाइयां नहीं रुकती, एक्शन नहीं रुकता, तो हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। उसके अलावा कोई चारा भी नहीं बचेगा। अब देखिए, फ्रिंजेस जो हैं ये बजरंग दल जैसे, इसको लेजिटिमेसी किसने दी? इस लेजिटिमेसी सरकार ने दी। जब एक बीच 3-4 साल पहले मुझे लगता है, जितना मुझे याद आ रहा है, कि प्रधानमंत्री कुछ लोगों को फॉलो कर रहे थे, और जी। जिन लोगों को फॉलो कर रहे थे उनकी भाषा आपने देखी थी। आप तो महिला हैं, और आपका इंस्टाग्राम तो खास तौर पे मैं खूब देखता हूँ, काफ़ी लोग देखते हैं, जिसमें आप लगातार गालियों का जिक्र कर रहे होते, जो गालियाँ आपको मिलती हैं, ट्विटर पे भी मिलती हैं। ट्विटर पे मैं एक बार ऑब्जर्व कर रहा था कि गालियां देने वाले लोग हैं कौन। तो जब आप उनका प्रोफाइल पिक्चर देखेंगे तो या तो उसमें राष्ट्रवाद की कोई बात होगी, या उसमें जय श्री राम का नारा होगा, या नरेंद्र मोदी की फोटो होगी, और लिखा होगा जो बायो होता है उसमें भी वो दिखेगा कि पूरी तरीके से या तो धर्म परायण, धर्म रक्षक हिंदू है, सनातनी है, राम भक्त है, या मोदी भक्त है। ये 3 चीजें उसकी दिखेंगी। तो प्रोफाइलिंग कैटेगराइज आप आराम से कर सकते हैं कि कौन लोग गालियां दे रहे हैं, कौन लोग हिंसा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिन लोगों को फॉलो कर रहे थे जब वो चर्चाएं चली थी, तब यही लोग थे। सुल्ली डील्स जैसा ऐप इस देश में बन गया, कितनी बड़ी कार्रवाई हो गई, कितनी बड़ी खबर बन गई। पत्रकारों को गालियां दी गई, कोई खबर बनी, कोई कुछ हुआ नहीं हुआ। भाषा की बात आप लोग करते हैं कि जेंजी जो है, मतलब आपने भाषा की बात जो लोग करते हैं कि जेंजी की भाषा खराब है, कहां से जेंजी मंगल ग्रह से भाषा सीख के आएगा क्या? अरे आपके सदन में जो 2 सांसद एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, और एक दूसरे को नहीं, जो विपक्षी पार्टी का सांसद है उसको आपकी सत्तासीन पार्टी का सांसद गालियां दे रहा है। पूरे टीवी मीडिया का माहौल आपने ऐसा कर रखा है जहां पे गालियां बहुत आम हो गई हैं। जिस तरह की भाषा का कहां से सीखेगा जेंजी? वहीं से सीखेगा ना। तो वो भाषा वहां से वो लोग सीख रहे हैं। और ये जो आक्रामकता है, ये जो फ्रिंजेस को ताकत देने का तरीका है, ये सरकार ने किया है। उन फ्रिंज एलिमेंट्स को आप लोग निगरानी रखिए। कौन होते हैं भाई ये लोग निगरानी रखने वाले? ये अपील किया गया था ना कोविड के समय में, कि आप लोग अपने अपने मोहल्ले की जानकारी रखिए, आपके मोहल्ले में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कोई अब्दुल या कोई नीरज वो मांस खा रहा है, वो मांस गाय का है, भैंस का है, सुअर का है, पता नहीं किसका है, जिसका भी वो मांस हो, बिना देखे आप लोगों को पता पड़ जाता है। आप लोग लिंचिंग कर देते हैं, और उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। तो किसने लेजिटिमेसी दी इस गुंडागर्दी को? इन लोगों ने दी है। गरबा के त्योहार होते हैं, डांडिया नाइट्स, हम लोग जब कॉलेज में थे खूब होता था, और सब धम के लोग वो डांडिया नाइट्स खेलते थे, सब एक दूसरे के साथ वो डांडिया। मुझे तो आता नहीं था, मैं कभी खेला नहीं, लेकिन उस तरह के डांडिया नाइट्स में, गरबा के समारोहों में, दुर्गा पूजा के पंडालों में मुसलमान नहीं आएंगे, ये जिम्मेदारी आपने किसको दे दी? और कैसे मिल गई फ्रिंज एलिमेंट्स को ये जिम्मेदारी? बिल्किस बानो के रेपिस्ट जब बाहर आते हैं तो फूल माला पहनाकर उनका स्वागत कौन सी पार्टी के नेता कर रहे थे? तो भाई यहां से तो आप फ्रिंजेस को ताकत दे रहे हैं ना, कि जो जितना बड़ा गुंडा होगा उसका उतना ही सम्मान होगा। कपिल मिश्रा की भाषा आप याद करिए, शाहीन बाग प्रोटेस्ट के दौरान जो उसने भाषा दी, कोई सजा मिली उसको? अनुराग ठाकुर से लेकर परवेज साहिब सिंह वर्मा तक कोई सजा किसी को मिली है भाषा के कारण? तो फ्रिंजेस को पता है कि जितनी गुंडागर्दी, रितंभरा, साध्वी रितंभरा को आपने अवार्ड कौन सा पद्मश्री दिया था शायद अभी, या पद्म विभूषण दिया था शायद। साध्वी रितंभरा के आप स्पीचेस सुन लीजिए। मतलब जो जितना बड़ी गुंडे की भाषा बोलने वाला व्यक्ति होगा उसको उतना सम्मान मिलेगा। तो फ्रिंजेस को ये बात पता है कि उनके आका बैठे हुए हैं जो कुछ होने नहीं देंगे उनको, इसीलिए ये सब कवायद कर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन
राघव चड्डा तो सोल्यूशन ग्रुप के आदमी है ना, इसका सोल्यूशन राघव चड्डा बता दे, मेरे पास तो नहीं है कोई सोल्यूशन। इन लोगों ने लगातार मॉब लिंचिंग्स की, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कोई बहुत कठोर कार्रवाई मेरी समझ में नहीं आता है। आप पब्लिक स्पेस में निवेदिता, और लाखों लड़कियां हैं, लाखों लड़के हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कों को गालियां नहीं मिलती हो, धमकियां नहीं मिलती हो। मेरे गांव में मुझे आने नहीं दिया जाएगा, ये कमेंट भी ऐसे किसी व्यक्ति ने किया जो पैर के हाथ लगा के नमस्ते किया करता था, प्रणाम किया करता था। आर्य समाजी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, ठीक है। अन्ना अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में कोई लड़का था जो पैर के हाथ लगाता था कि भैया आपसे बहुत सीखने को मिल रहा है, और वो कहता है कि औकात है तो तू अपना नंबर दे। तो फ्रिंजेस को ताकत मिल चुकी है, फ्रिंजेस इसी तरीके से बिहेव करेंगे। जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी सरकार की है कि सरकार इन फ्रिंजेस को कंट्रोल कैसे करे, और अन्यथा सड़क के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और सड़क पे जाते हैं तो पुलिस, आरएएफ जो है वो जिस तरीके का चित्र हम लोगों ने देखा वो भी बहुत डरावना है। लेकिन अंततोगत्वा देश में संविधान है, अभी संविधान का शासन है, सड़क पर जाया जा सकता है, तो वही एक विकल्प दिखता है बचा हुआ। अगर सरकार नहीं मानी तो, अगर सरकार को नहीं लगता है कि फ्रिंजेस को कंट्रोल किया जाए तो देखिए मुझे लगता है अंत की तरफ हमें चलना चाहिए। सदन में भी बहुत हल्ला है, टीवी चैनलों पे भी बहुत हल्ला है, और ये हल्ला जानबूझ के मचाया जाता है ताकि खबरें मर जाएं, खबरें दब जाएं। और आपको अगर खबरें जाननी हो, वो खबरें जो कि सामने नहीं लाया जा रहा है, उसके लिए आपको मॉलिटिक्स के साथ जुड़े रहना है। मॉलिटिक्स आप सब्सक्राइब करिए, और वीडियो आपने अंत तक देखा है तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।